राइट क्लिक भारत में मैं नुसरत जहां आप सबका स्वागत करती हूं। आज दी लेजेंड प्रोग्राम में हमारे साथ है सुमति महेश दानी, जो एक नेचर कंजर्वेटर हैं, जिन्होंने नेचर को बचाने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। कम उम्र में ही इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। ग्रीन वॉरियर अवार्ड भी इन्हें मिला है। बहुत ही छोटी उम्र में ये एज ए टीचर वर्क कर रही हैं, जिन्होंने 2500 बच्चों को आर्ट वर्क सिखाया है। तो आइए स्वागत करते हैं सुमति महेश दानी का हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू अवर प्रोग्राम मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम, ये नेचर अवेयरनेस फैलाने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये मैम, ये मेरे बचपन से ही रही है मेरी इंस्पिरेशन। मैं मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज जैसे एनवायरनमेंट में उन्होंने मुझे पाला है वो बहुत नेचर रिलेटेड था। जैसे कि खाना हो गया, जैसे कि मैं बैम्बू के ब्रशेज़ यूज़ करती थी और मम्मा मुझे शैम्पू नहीं लगाते थे, हमेशा अनियन का ही जूस लगाते थे मेरे हेयर को। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर कितनी थिक होती थी। सब मुझे पूछते थे कि तू क्या लगाती है ऐसा। तो मैं जब बोलती थी अनियन का मैं जूस लगाती हूँ, तो सब मुँह बनाने लगते थे, वो स्मेल कैसे रजिस्ट करती हो। मैं और नॉट जस्ट दिस, बॉडी स्क्रबर जैसे मम्मा ये बेसन का आटा ये सब यूज़ करना करते थे, तो मुझे ये सब बहुत अच्छी लगती थी चीज़ें। ये केमिकलाइज से भी मैं नेचर से बहुत जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो आपको जो है इसकी इंस्पिरेशन जो आपके पेरेंट्स से ही मिली? पहली तो मेरी पेरेंट्स है, उसके बाद मैं जैसे जैसे ग्रो होती गई, मेरे दादाजी के साथ मेरा लगाव ज़्यादा होने लगा। मेरे दादाजी का नाम मोहन हीरासा मिस्किन है, वो वरूर में रहते हैं। सो वो एक कंजर्वेशनिस्ट में थे, वो एक फिलाटेलिस्ट थे, मेनली वो एक नेचर लवर थे। उनको प्लांट्स और बर्ड्स के बारे में इतना इंटरेस्ट था कि वो हर एक प्लांट की स्पीसी के बारे में, उसकी वो कैसे जड़ी बूटी जैसे यूज़ होती थी, आयुर्वेदा में उसका क्या नाम था, ऐसे सारी चीज़ें बोलती थी। मेरी क्यूरोसिटी मेरे अंदर बढ़ती थी कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, मुझे भी कुछ दादाजी के जैसे करना है। तो मैं दादाजी के साथ ज़्यादा रहने लगी, पूछने लगी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो वो मुझे पक्षियाँ दिखाते थे, बर्ड्स दिखाते थे कि देखो उनकी चाल कैसी होती है, उनकी वाणी कितनी मधुर होती है, कैसे दूसरा बर्ड एक दूसरे से कैसे वो फीड करता है अपने बच्चों को। तो मैं ऐसी एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो मतलब घर से ही जो है आपको इंस्पिरेशन मिली है। इतने सारे जो है नेचर वॉरियर्स हम कह सकते हैं कि आपको घर में ही मिले हैं, घर से ही, जिससे आप इंस्पायर होके आपने जो है अपना करियर इसमें बनाना प्रेफर किया। जी, वो बोलते हैं ना, बच्चे समझाने से नहीं सीखते हैं, वो देखकर सीखते हैं। वैसे ही मैंने देखकर एब्जॉर्ब करके वही संस्कार खुद में मैंने लाए हैं। तो इसके लिए आई थिंक मेरे पेरेंट्स और मेरे जिस सराउंडिंग में रही हूँ उसका इम्पैक्ट मुझ में ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल होता ही है। तो आपकी फैमिली के बारे में हमें बताइए। जी, हम एक न्यूक्लियर फैमिली है। वी एक्चुअली बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, बट नाउ वी आर न्यूक्लियर। सो माय डैड इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ मोर इनटू डैम फैब्रिकेशन एंड फाउंड्रीज। सो और मेरे मम्मा तो मेरे लाइक हाउस वाइफ ही है। हाउस वाइफ से ज़्यादा मैं उनको मेरे सेल्फ मैनेजर और गुरु कहना चाहूँगी, बिकॉज हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करना, हर एक चीज़ में गाइड करना। आज अगर मैं कुछ हूँ तो ऑफ कोर्स माँ का हाथ तो उसमें होता ही है, राइट। मेरे बच्चे की सफलता के पीछे जो है सबसे पहले सबसे बड़ा हाथ माँ का ही होता है। जी, मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, मेरे ब्रदर ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कोई भी कंपटीशन में बोलती थी मुझे जाना है, किसी ने मुझे रोक टोक नहीं की, और हमेशा मेक श्योर करते थे कि मेरे जब तक वो कंपटीशन या फिर वो कुछ भी इवेंट ख़त्म ना हो जाए, वो लास्ट तक भी रहते ही है मेरे साथ। चारों रहते, पापा काम छोड़ के आते थे। वो देख के मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था खुद के बारे में, बिकॉज पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ जब बच्चे बढ़ते हैं, आई थिंक वो दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज डिफरेंट, राइट। यस, डेफिनेटली। तो हमने सुना है कि इंडियन आर्ट फॉर्म में जो है आपने 2500 बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दी है। जी, तो इसके बारे में बताइए, क्या आर्ट होता है? जी, फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एजुकेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। अभी आप देख रहे हो कि हर एक चीज़ वेस्टर्नाइज हो रही है, हर एक चीज़ मॉडर्न हो रही है। सबको हाथ से नहीं खाना है, स्पून और फोर्क ही चाहिए हाथ में। कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर से जो है पिछड़ते जा रहे हैं। पूरा हमारा कल्चर डिमिनिश होता जा रहा है। तो मैं क्या बोलती हूँ, आज देखिए, जैसे कि मैंने आर्ट का टॉपिक आपने पूछा, मैं वारली आर्ट पहनी हूँ आज। ये वारली आर्ट, ये महाराष्ट्र का एक स्टेट का एक आर्ट है। जैसे एक स्टेट बर्ड होता है, जैसे हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है, वैसे एक स्टेट का एक वर्क है। वहाँ के कोंकण रीजन में ये सारे घर में आपको देखने के लिए मिलता है ये वर्क। अच्छा, तो ये वहाँ की स्पेशलिटी है। ऐसे मुझे इंडियन आर्ट से बहुत लगाव है, बिकॉज हर एक इंडियन आर्ट के पीछे एक एक कहानी है, लोकल कहानी। अभी ये देखिए, वहाँ के ट्राइबल ये सारा ट्राइबल लाइफ को दर्शाया गया है। और ये वो क्यों करते थे, यू नो, वीट जैसे खाने की जो
पदार्थ रहती है उससे वो बनाते थे ताकि चींटियों को भी वो आहार बने। एंड जब वो कोई एनिमल देखेगा दूर से, वाइट कलर की रहती थी, एनिमल देखेगा तो लगे कि वहाँ पे कोई इंसान है, हमें वहाँ पे अटैक नहीं करना है। पहले सारे जंगल होती थी, तो अभी ये ट्रेडिशनली ऐसे ही कंटिन्यू होती है। अच्छा, तो जो आपने आर्ट क्लासेस लिए हैं तो इसमें आपने कौन कौन से आर्ट सिखाए हैं? अभी मैंने अभी तक तो गोंड सिखाया है, पटचित्र, ब्लू पॉटरी, सैंड टेक्सचर वर्क और बहुत सारे वॉल डेकोर्स, कैसे हम फंक्शंस में हमारे घर के आइटम से ही कैसे हम उसको रीयूज़ करके बना सकते हैं। मेरे फ्री सिखाने का यही मेन इंटेंशन है मैम, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कल्चर का अवेयरनेस में हर घर तक पहुंचा सकूं और हर बच्चे की जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर लाए। बिकॉज अभी तो आपको बताया मोबाइल टेलीविजन अगर बच्चों को मिल जाता है तो उसको बस एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। अब हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर यूथ जो है पूरे वेस्टर्नाइजेशन में ही जा रही है, अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर से जो है बहुत ही ज़्यादा पीछे होते जा रही है, और आप इतने यंग एज में जो है इस पर आप फोकस कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं उनके बारे में हमें बताइए। कोर्सेज तो मैं इतने सारे की हूँ, बिकॉज बचपन से ही मैं हर एक कंपटीशन में जाती थी, हर एक चीज़ में पार्ट लेती थी। मुझे बचपन में पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, तो मैं हर चीज़ में, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने एक चीज़ कहा था मुझे, व्हेन यू लुक बैक इन लाइफ मेक श्योर दैट यू डोंट फील लाइक यू हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग। तुझे फील नहीं होना चाहिए कि तूने कुछ खो दिया है पार्ट का। तो मैंने मॉडलिंग ट्राई किया, पेंटिंग ट्राई किया, डांसिंग ट्राई किया, एक्टिंग में थी, फिलाटेलिस्ट में थी, हर एक चीज़ मैंने ट्राई किया है। और आपको बता दूं ये 2021 में मिस धारवाड़ भी रह चुकी है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सो नॉट जस्ट दैट, लेट्स कम टू द सर्टिफाइड कोर्सेज दैट आई हैव डन। सो एक्यूप्रेशर, सुजोक, कलर थेरेपी, कैसे कलर्स हमें हील करती है, कैसे वो इंटरनली भी हमें हील करती है, कलर्स कैसे चक्रास से रिलेटेड है, तो मैंने चक्रास की कोर्स की, मैंने कम्युनिकेशंस की कोर्स की, टेलीपैथिक कनेक्शन क्या होती है, थर्ड आई क्या होता है, ऐसे लेके उनकी कलर्स क्या होती है, कैसे हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, मेडिटेशन क्या होते हैं, ऐसे कोर्सेज मैंने ली, नेचर हमें कैसे हील करती है, ऐसे कोर्सेज ली। एंड मेन कोर्स जो मैंने की है वो पंच तत्वों के बारे में है, 5 एलिमेंट्स। ये क्या रहता है पंच तत्व को? हाँ देखिए, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हर जगह है। हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स है। आप मानते हो क्या? आप बोल सकते हो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? नहीं, मैंने तो ये कोर्स नहीं किया है। अब इसके बारे में हम आपसे ही जानेंगे। ओके फाइन। फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्काई, जिसे हम आकाश कहते हैं। देखिए, अगर ये पंच एलिमेंट नहीं थे तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमारे बॉडी उससे ही बनी हुई है। हमारे बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमारे 5 एलिमेंट्स हमारे 5 सेंसेस के साथ भी कनेक्टेड है। ओके, क्या आप मान सकते हो कि हमारे आँख कितने कलर्स देख सकती है? अप्रॉक्स एक नंबर दे सकते हो आप? अराउंड 20 to 25। हमारी आँख 7 मिलियन कलर्स देख सकती है। हम उसे नेम भी नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, अगर मैं ब्लू में ही अगर नाम बोलते जाओ, आपको टील ब्लू है, स्काई ब्लू है, पर्शियन ब्लू है, अल्ट्रा मरीन ब्लू है, तो ब्लू में ही इतने वैरायटीज, मैंने अभी 4-5 नाम बोले, फिर रॉयल ब्लू आ जाएगा, फिर इसी तरह से सबके बहुत सारे। तो हमें उनके नाम भी नहीं बताए, बट हमारे आईज को, हमारे आईज डिटेक्ट कर लेते हैं कि कलर डिफरेंस क्या है, राइट? सो ऐसे हम जब भी कलर देखते हैं वो हमारी आंखों को हिट करती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे ब्रेन में ट्रैवल होती है। उसके बाद डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे चीज़ें रिलीज होती हैं हमारे बॉडी में। उसके बाद हमें रिलैक्स फील होता है। देखिए, जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत सारी हमें टेंशन होती है, तो डॉक्टर्स या फिर हमें फ्रेंड्स बोलता है एक अच्छा सा ट्रिप लेके आ जा, कहीं जाके आ जा। क्यों बोलते हैं? ताकि हम नेचर के साथ रहे, नेचर से जुड़े। जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, देखिए नेचर की कलर क्या है? ग्रीन कलर है, और हमारी हार्ट चक्रा की कलर भी ग्रीन है। जब हम ग्रीन देखते हैं वो हमारी हार्ट को हील करता है, क्लेंस करता है। आप फील कर सकते हो अगली बार जब आप लंबी सांस लेने लगोगे, दैट मीन्स दैट योर हार्ट चक्रा इज हैविंग इनफ ऑफ ऑक्सीजन, तो इट इज हीलिंग यू विद इन। तो उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, आपको लगता है रिलैक्स्ड। एंड ग्रीन इज द कलर ऑफ हीलिंग, ग्रीन इज द कलर ऑफ जॉय। नेचर में जाते ही आपको एक खुशी की अनुभूति होती है जो आपको कहीं पर भी नहीं होती। इसीलिए जो है अपने नेचर अवेयरनेस फैलाना और नेचर के बारे में लोगों को बताना ज्यादा प्रीफर समझा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ओके, तो अभी हमें आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। जी, अचीवमेंट्स के बारे में मैं अगर बोलना चाहूँ तो जैसे कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मैं मिस धारवाड़ 2021 हूँ और यंगेस्ट आर्ट टीचर अंडर फिटलाइट कंपनी। आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड जब भी मैं सर्टिफाइड हुई थी, लेकिन मैं 6th स्टैंडर्ड थी तभी से ही मैं सिखाते आई हूँ। एंड रिसेंटली मुझे राष्ट्रीय रत्न अवार्ड मिला है अंडर मल्टी टैलेंटेड कैटेगरी। थैंक यू सो मच। एंड कौशल्य रत्न, करुणाडु रत्न जैसे अवार्ड्स भी मुझे
मिले हुए हैं, जैसे कि स्टेट लेवल्स या तो कई सारे फील्ड्स में मेरे दूसरे दूसरे अचीवमेंट्स हैं मैम। अच्छा, तो आपने मॉडलिंग करना क्यों प्रेफर किया? मतलब आपका शौक है या लाइक जैसे कि ऐसे मैंने ही? स्टार्ट में बोला आपको कि जब व्हेन आई लुक बैक मुझे ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ मिस आउट किया है। वन मोर थिंग, क्या हुआ, मैं बचपन से ही मेरे पेरेंट्स मेरे पिक्चर्स ऐसे क्लिक करते थे जैसे कि मैं मॉडल हूँ। मुझे सब पूछते थे इसको मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं भेज देते आप, इतनी अच्छी इसकी फेशियल फीचर है, बॉडी लैंग्वेज है, ये कर लेगी उसमें। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंसिस्ट किया कि तू ये एक बार ट्राई करेगी प्लीज़ हमारे लिए। तो मैंने बोला क्या है इसमें, नहीं करना मुझे ये। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया नहीं तू ये एक बार कर, फिर हम कभी नहीं बोलेंगे तुझे करने। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ शॉट। तो जैसे मैंने ट्राई किया, मुझे अभी भी याद है मैम ने मुझे पूछा था क्या आप इस एक्सपीरियंसड हो, किसी एजेंसी के अंदर हो आप, द वे यू वॉक, जैसे आपने खुद को रिप्रेजेंट किया, ऐसे लगा कि आप एक्सपीरियंसड हो। तो हमेशा मैंने अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। किसी भी चीज़ को मैं करूँ, मैंने ये मेक श्योर किया है कि मैं उसे मन से करूँ या फिर मैं ना करूँ। तो आप लोगों में नेचर अवेयरनेस कैसे फैलाएंगी? ओके, मैं इस चीज़ को बोलने से पहले एक मैं श्लोक का कहना चाहूँगी जो हमारे संस्कृत में लिखा हुआ है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। इसका मतलब है कि ये भूमि, ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारी माता है और हम उनके बच्चे हैं। तो देखिए ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि वो सही सलामत है, राइट? Yes. तो हमारी नेचर अगर ये हमारी माता है तो हमें कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए। क्या होता है मैडम, यंगस्टर्स सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं तो हम क्यों कचरा उठाएं, क्यों हम एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। नहीं, पर मुझे लगता है एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, बीइंग अ सिटीज़न, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं, ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट में नहीं, जिसकी वजह से कितनी सारी प्लास्टिक्स खा के बर्ड्स एनिमल्स कैसे मर रहे हैं। exactly. हमें आइडिया भी नहीं है कि एक दिन में कितने सारे बर्ड्स और एनिमल्स मर रहे हैं। तो हमें उनकी कोई चिंता ही नहीं है, बिकॉज हमें बस हमारे लाइफ में खुशी करने हैं, एन्जॉयमेंट करने हैं। बट अगर हम एनवायरनमेंट को दुख दे के हम एन्जॉयमेंट करते हैं तो ये कैसी एन्जॉयमेंट है। yes. तो आपने यूथ को इसके लिए कैसे इंस्पायर किया है? तो क्या आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे जी, फैलाए हैं? मैंने बहुत सारे कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स मेरे बचपन से मैंने अटेंड किए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कैंप्स करने लगूँ। तो जब मैं 8 कैंप्स करती थी, आई वुड मेक श्योर कि 1 घंटा मैं उनको सिर्फ बर्ड्स के बारे में और नेचर के बारे में अवेयरनेस दूँ। तो मैं उनको पूछती थी कि क्या आप सबको पता है कि हमारे हुबली धारवाड़ रीजन में कितने सारे बर्ड स्पीसीज है, क्या आप बता सकते हो? अराउंड 100 200? यू आर राइट मैम, 208 स्पीसीज है। स्पीसीज इन अ सेंस Different, डिफरेंट हाँ, birds, okay. तो अगर आपको मैं बोलूँ कि आप थोड़ा बहुत बोलिए बर्ड्स के बारे में, तो आप 2-3 नाम बोलोगे, क्रो हो Yes, गया, कोयल exactly. हो जो गया, हम लोग आसपास पिकॉक देख सकते हैं, उतना ही वो हम ही लोग नाम नेम आप बता बोलोगे। सकते हैं। तो इतनी सारी स्पीसीज है, तो मैं उनको थोड़े ब्यूटीफुल स्पीसीज के बारे में दिखाती हूँ कि देखो ये स्पीसी ऐसी है, ये स्पीसी ऐसी है। तो वो भी खुश हो जाते कि अरे हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, कितनी सुंदर दिखती है ये बर्ड। तो ऐसे ग्रास्प करने लगे। तो मैं उनको बाहर खुले हवा में लेके जाती थी, तो उड़ते हुए दिखाती थी कि देखो ये रेड वेंटेड बुलबुल है, ये ड्रोंगो है, ये एक दिन में 900 इंसेक्ट्स खाता है। क्या आप बिलीव कर सकते हो? अगर ये एक दिन में 900 इंसेक्ट्स खाता है तो पूरे साल में दे आर बर्ड्स जो 4 to 500 मिलियन टन्स इंसेक्ट्स खाते हैं। देखिए ऐसे ये कंट्रीब्यूट करता है, ये पॉलिनेशन क्रिएट करता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। इसको फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहते हैं? फार्मर को कैसे बर्ड्स हेल्प करते हैं। मैं उनके बारे में अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस बोलने लगी, तभी उनको लगा कि हाँ बर्ड्स में कुछ बात है। इनसे पहले उनको लगता था बर्ड्स का काम सिर्फ खाना, सोना, चिल्लाना, दैट्स इट। बट नहीं, हमारे इकोसिस्टम में बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे हम लोग देख सकते हैं अगर बर्ड्स अगर सीड्स अगर लेके जाते हैं अपने साथ कैरी करते हैं, अगर कहीं पे गिर गया तो वहां से एक न्यू प्लांट स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, पॉलिनेशन। उनके गुआना में इतने फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स जैसे न्यूट्रिशंस रहते हैं, इट वर्क्स एज अ पेस्टिसाइड। अगर हम जाके पेड़ों को लगाए तो वो बहुत टाइम लेगा। अगर वो बर्ड्स उनके गुआना के थ्रू से, बर्ड ड्रॉपिंग के थ्रू से अगर वो गिरता है तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो बर्ड्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर नेचर। यस। तो अभी आप बर्ड्स के बारे में इतना कुछ बोल रही हैं, तो दिख रहा है कि आपका रुझान जो है बर्ड्स की तरफ ज्यादा है। तो इस बर्ड्स में आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्या आपने इसके लिए लाइक कोई कोर्स किया है या जस्ट ऐसे ही आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इसके लिए मेरे मेन इंस्पिरेशन मेरे मामू हैं, मेरे मम्मा के ब्रदर जो है, उन्होंने BNHS में जाके ऑर्निथोलॉजी स्टडी करके आए, विच इज़ इन मुंबई। जो सलीम अली सर से ही फाउंडर है उनके, जो सलीम अली सर से ही वो पूरा
अवेयरनेस फैलता गया है अबाउट बर्ड्स। अबाउट बर्ड्स इट्स अ Okay. कोर्स, BNHS करके एक एसोसिएशन है बॉम्बे में। तो वो क्या किए, वो वहाँ से स्टडी करके आए। तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे वहाँ पे नहीं भेजेंगे इतनी टीन एज में, तो वहाँ पे 2-3 महीने रहना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उनके बुक्स लिए, मैं घर पे बैठी और सारा मैं पढ़ने लगी। और जब भी मैं उनको डाउट पूछती थी, वो मेरे सारे डाउट्स क्लियरिफाई करते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा मामू जो है पवन मिस्किन, उनका हाथ मेरे पे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो नॉर्थ कर्नाटका बर्डर्स नेटवर्क में मेंबर थे। ओके। जैसे मैं उनको देखती गई, उनके बिहेवियर्स को देखती गई, वो हमेशा बाइनोकुलर लेके जाते थे, ग्रीन कपड़े पहन के जाते थे। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती थी कि ये कुछ नया कर रहे हैं, आर्मी जैसे लगते हैं। तो मुझे ऐसे आर्मी जैसे चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट थी। तो मैं भी उनके से ड्रेस करके, उनके उठने से पहले मैं पहले जाके बैठ जाती थी कि नहीं, आप मुझे लेके जा रहे हो, मुझे आना ही है आपके साथ। तो ऐसे हमारी बॉन्डिंग होती गई। ऐसे मैंने नेचर ऑब्जर्वेशन शुरू किया। ऑब्जर्वेशन करते करते मैंने फोटोग्राफी शुरू की कि बर्ड्स की फोटोग्राफी कैसे लगती है। आफ्टर फोटोग्राफी मुझे लगा फोटोग्राफी तो एक जस्ट एक हॉबी है, अगर मैं अवेयरनेस दूंगी तो ये हर घर पहुंचेगा। अगर आज से ही हमारे यूथ इसके लिए इनिशिएटिव लेंगे तो आगे कुछ हो पाएगा। सो दिस इज़ हाउ मेरा स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होता गया। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी किया है मैम, नॉर्थ कर्नाटका बर्डर्स नेटवर्क के अंदर जो ये बाया वीवर का घर होता है ना, गिजागिना हक्कीना गूड़ू करके जो बोलते हैं हम, वो डेकोरेशंस के लिए यूज़ करते थे, जिसमें विलेजर्स उठा के लेके आ जाते थे। उसमें कई सारे बर्ड्स चिल्ला चिल्ला के मरते थे। तो उनके ऊपर मेरे मामू ने रिसर्च किया और वो बैन करवाया। उन्होंने बैन करवाने के बाद से ही उनका सेल होना मार्केट में कंप्लीट से बंद हो गया। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती है। एंड अगर वो किसी का लाइफ बचा रहा है, एक जीव का अगर वो लाइफ बचा रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। आई गेस वो हमारी ह्यूमैनिटेरियन उतनी तो रहनी चाहिए। थोड़ा दया हमें भी हमारे नेचर के प्रति लगाना चाहिए। और ये तो ऐसे जीव है जो बोल के अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते हैं, तो हमको ही समझना है और हमको ही ना इसको बचाने के लिए जो है वर्क करना रहता है। तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। तो कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है इस फील्ड में? जी, बहुत ज़्यादा। अगर मैं एक कोइंसिडेंट बोलूँगी तो आप चौंक जाओगे। आप पद्मश्री सालुमर्द तिम्मक का तो जानते होंगे आप। उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे एक ही दिन में है। तो ये चीज़ मुझे जब पता चला कि मैं भी एक कंजर्वेटर हूँ और इतने महान इंसान का जो बर्थडे है मेरे बर्थडे के दिन आता है, तो ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। तो मेरे बर्थडे के दिन ही उनको मैं पहले दिन मिली थी। उनका एक ग्रीनरी अवार्ड फंक्शन था, उनके साथ मुलाकात हुई मेरी, उनसे आशीर्वाद लिया। तो वो मोमेंट मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है देखिए। ना वो पढ़े लिखे हैं, ना वो इतना कुछ समझते हैं, बट इतना उनमें नेचर के प्रति प्रेम है। मुझे लगता है अगर नेचर के प्रति हम प्रेम से, अगर नेचर को हम प्रेम करते हैं रियली, तो हम उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पद्मश्री तुलसी गौड़ा जी को भी मैं मिली हूँ। तो उनके साथ जब बैठी थी, उन्होंने एक बात बोला मुझे, वो मेरे दिल को बहुत छू गई। तो उन्होंने कहा कि मैं पेड़ इसके लिए लगाती हूँ बिकॉज अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये मेरी अचीवमेंट होगी। ये अवार्ड्स में मुझे अचीवमेंट्स नहीं दिखती, ये पेड़ मेरे बच्चे समान हैं, उसके लिए मैं इनको हर जगह स्प्रेड करना चाहती हूँ। अगर मैं ना भी रहूँ तो ये रहेंगे, ये किसी को शेल्टर देंगे, वो पुण्य मुझे मिलेगा, मेरे फैमिली को मिलेगा और सबको मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर की कि ये अनएजुकेटेड होकर भी इतनी बड़ी सोच ये रख सकती है, तो हम एजुकेटेड होके थोड़ा कुछ तो कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे कांतारा द सुपर हीरो, आप उनका नाम बोल सकते हो, ऋषभ शेट्टी सर। तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी कॉन्वर्जेशंस हुई अबाउट द नेचर। तो उनसे भी मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ऐसी सारी हमारी बातें हुई उनके साथ। वो भी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, उन्होंने भी मेरी बातें आराम से सुनी, मुझे भी गाइड किया। तो अभी नेचर को बचाने के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी, देखिए प्लास्टिक कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है। नो मैटर हाउ मच वी अवॉइड, वी स्टिल एंड अप बाइंग इट। तो प्लास्टिक यूज़ करना एक बुरी बात नहीं है। जैसे हम उसको फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं सारे यूथ को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप क्रिस्प खाइए, चिप्स खाइए, आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप मत खाइए। सब कुछ आपको जैसे आपकी लाइफ लीड करना है कीजिए, पर मेक श्योर कि आप उसको स्टोर करके रिसाइकल करो।
कितने सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे रिसाइकल करते हैं। वसुंधरा फाउंडेशंस जैसी फाउंडेशंस हमारे हुबली में है, इको विलेज, नेचर्स फर्स्ट इको विलेज करके हमारे फाउंडेशंस हैं, रेवोल्यूशन माइंड्स, इतने सारी सोशल एक्टिविटीज़ यूथ की भी आ रही है आजकल। देखने में मिल रहा है कि यूथ भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बट जितना ज़्यादा हम इस अवेयरनेस को फैलाएंगे फिर भी कम है, बिकॉज सुनते सब है बट इनिशिएटिव बहुत कम लोग लेते हैं, बिकॉज वो वेट करते हैं कि कोई और करे फिर हम करें। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ रिसाइकल कीजिए। और समर में मेनली क्या होता है, दिस स्केर्सिटी ऑफ फूड के कारण बहुत सारे बर्ड्स के स्पीसीज, एनिमल्स के स्पीसीज मर जाते हैं। मैंने देखा है कितने एनिमल्स को पानी नहीं मिलती, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भटकती रहती है। थोड़ा सा हम टेराकोटा बाउल में, थोड़े बड़े से बकेट्स में अगर कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, थोड़ा पानी रखना, थोड़ा फूड रखना, ऐसे सारे चीज़ें, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हर कोई अपने घर पे एक बर्ड बाथ बना के रखेगा तो कितना इजी होगा, कितने सारे हम लोग इससे जो है बर्ड्स को बचा सकते हैं, या उनको कितना हेल्प मिलता है इसमें। नॉट जस्ट दिस, मुझे ट्रैकिंग में बहुत कीन इंटरेस्ट था, तो मेरी एक ट्रैकिंग टीम है, मेरे गुरुनाथ देसाई सर है, वो 65 इयर्स ओल्ड के हैं, तो फिर भी वो इतने एंथुजियास्टिक रहते थे, मेरे से आगे वो ही रहते थे। उनकी एनर्जी वो देख के मुझे हमेशा लगता था कि अगर इनको इस एज में इतनी एनर्जी है तो हम यूथ होके क्यों बूढ़े होने तक वेट कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और इतनी सीनिक चीज़ें होती थी, इतनी सीनिक सीनरीज होती थी, लेकिन प्लास्टिक हर जगह नीचे दिखना मिलता था। तो मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके वहाँ से प्लास्टिक हटाओ। जहाँ पर भी ट्रैकिंग में जाती थी, बच्चों को भी मैं यही बोलती थी, मैं एनसीसी में सार्जेंट थी मेरे स्कूलिंग डेज में, तो मैं ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ भी करवाती थी कि प्लास्टिक को रिसाइकल करो, ज़्यादा पेड़ लगाओ। तो वसुंधरा जैसे फाउंडेशंस फ्री में पेड़ देते हैं, अगर आप लगाना चाहते हो तो फ्री में देते हैं मैम। तो क्यों ना हम ऐसे फाउंडेशंस को कांटेक्ट करके ऐसे पेड़ लगाए, अगर हमें वो नो कॉस्ट में मिल रहा है तो। मेरा कहना है कि एटलीस्ट एनवायरमेंटल डे हो गया या फिर हमारे बर्थडेज हो गए, ऐसे स्पेशल ओकेशंस में अगर हम डालते हैं तो हमारे लिए भी वो स्पेशल फीलिंग रहती है, और हम बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए एक लाइफ भी दे रहे हैं, और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, विच वी आर नॉट ग्रेटफुल ऑफ। आज है तो हमें उसकी डिफरेंस नहीं पता चलती। दे से राइट, दिस सॉल्ट डजंट हैव वैल्यू इन इट्स प्रेजेंस, बट इट्स एब्सेंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो जब भी वो एब्सेंट हो जाएगा तब तक बहुत देरी हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे फिर, इंसान जिएंगे ही नहीं। राइट। तो समुद्र कट्टूर जैसे सर जो बर्ड्स के बारे में हैंडबुक बनाया है, अगर उनको इंटरेस्ट है तो ऐसी छोटी छोटी बुक्स से वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी NKBN के मेंबर है। तिम्मापुर सर, वो मुझे इंस्पायर करते हैं, वो एक टीचर होकर भी हर जगह अवेयरनेस देते हैं, वो भी बच्चों में अवेयरनेस फैलाते हैं। ऐसी सारी पर्सनालिटीज़ को मैं देखकर ही आज इस स्टेज पे आई हूँ कि हाँ, कि मुझे भी यही करना है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने ये चूज़ किया है बिकॉज मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ सुमति दानी, जिन्होंने नेचर अवेयरनेस के बारे में हमें इतना कुछ बताया। तो बिफोर अब हम खत्म करें प्रोग्राम, आप कुछ कहना चाहेंगी? अगर आज मैं स्टेज पे हूँ, अगर मैं इतना कुछ अचीव कर पाई हूँ, तो मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और हमारा जो SSK समाज है, क्षत्रिय समाज, इनके वजह से ही हूँ। तो थैंक यू सो मच सुमति, आप हमारे प्रोग्राम में आए और सोशल अवेयरनेस प्लस नेचर अवेयरनेस के बारे में बात किया। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सुमति दानी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो है नेचर अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं और नेचर के प्रति लोगों को जो है जागरूक किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में। जिसने भी अभी तक राइट क्लिक भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।